हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आज यानी कि 3 सितंबर 2022 को कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड की प्रवेश परीक्षा करवाई गई। तो उसमें क्या है, 30 प्रश्न मैंने याद जो करे हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, खुद ही सोचना पड़ा इस बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जितने मुझे याद हैं मैंने उतनों की क्या बनाई है, एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देख लेना कि आपने कौन कौन से प्रश्नों का आंसर क्या किया था और आपके कितने मार्क्स इतने क्वेश्चन में से बन रहे हैं। और पहले आप मिला लेना कि आपको वो आते हैं नहीं आते। ठीक है, फिर और कमेंट में बताना कि आपके कितने बने। अब देखिए, बात की जाए कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन पेपर हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि क्वेश्चन पेपर हमें घर ले जाने के लिए मिलता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं मिला। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल बहुत ही धांधली चल रही है, मतलब कि धांधली के जितने भी पोल हैं वो खुल रही हैं और कानून बन रहे हैं और जांचें चल रही है। तो इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है, तो इस वजह से हमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। तो हमें अंदाजे से ही ये सब लगाना है और फिर आंसर की का भी इंतज़ार करना है, क्योंकि कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगी तो उसमें से हम मार्क्स देख लेंगे अपने। फ़िलहाल हमें इन्हीं क्वेश्चन में से अपना देखना है और इसके बाद अगर मुझे कोई क्वेश्चन याद आते हैं, इसके अलावा रीजनिंग जो आई थी और टीचिंग एप्टीट्यूड आए थे, तो उसके क्वेश्चन की वीडियो मैं बना दूंगी अगर मुझे याद आते हैं। जिन बच्चों ने ये प्रवेश परीक्षा आज दी है, तो वो कमेंट करके बताना कि उनके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको कौन सा एग्ज़ाम इसमें ईजी लगा, B1 या फिर B2। ठीक है, 2 पेपर हुए थे इसमें, B1 और B2। B2 जो था वो ऑब्जेक्टिव था और इसके अलावा B1 में लैंग्वेज टेस्ट हुआ था। तो आज मैं हिंदी का जो लैंग्वेज टेस्ट हुआ था उसके आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। अब जो हिंदी का लैंग्वेज टेस्ट हुआ था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे हिंदी साहित्य से और कुछ आए थे ग्रामर से, और मैंने इन दोनों को ही इनमें लिखा है वीडियो में। ठीक है, आगे वीडियो आप देखना पूरी कंप्लीट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो हिंदी साहित्य से आए हैं, तो इसमें मैंने साहित्य के क्वेश्चन ज़्यादा लिखे हैं क्योंकि साहित्य से ज़्यादा आए हैं, और ग्रामर से कुछ ही क्वेश्चन आए हैं। एक मतलब हर लेसन से एक, या कोई कोई लेसन तो उन्होंने स्किप भी कर दिया है। ठीक है, जैसे समास उन्होंने स्किप कर दिया था, अलंकार उन्होंने स्किप कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं 30 में से। अभी देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है। ऑप्शन है अम्बुद, जलद, जलधि, मेघ। तो देखिए, इसमें राइट आंसर है जलधि, क्योंकि जलधि जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। आपने हनुमान चालीसा में भी सुना होगा, जलधि नांगे अचरज नाई, क्योंकि हनुमान ने क्या करता, समुद्र को नांग दिया था, पार कर दिया था। ठीक है, तो इससे आप याद रखना। अब है सेकंड क्वेश्चन, गुंडा किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आपने जो रचनाएं पढ़ी होंगी, तो जो सीरीज से आप रचनाएं पढ़ते हैं, तो आप हर किसी लेखक की सारी रचनाएं जो महत्वपूर्ण होती है उसको याद कर लेना। अब एक वर्तनी से रिलेटेड आया था कि अनुग्रहित के लिए हमें शुद्ध वर्तनी छाटनी है। अब इसमें दिया है कि छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की, तो हमें अनुग्रहित का देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है आपका अनुग्रहित। गौ पे री से ऋषि वाला रौ लगता है, और हौ पे बड़ी की मात्रा और नौ पे छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा अनुग्रहित। नेक्स्ट है, पवन में संधि बताओ। पवन में आपको बतानी है संधि कौन सी होगी। यण संधि, दीर्घ संधि, यहाँ पे गुण संधि आना है ऑप्शन में, गुण संधि और अयादि संधि। तो देखिए, इन चारों में से इसमें होगी अयादि संधि, क्योंकि इसकी संधि जब हम करते हैं तो आता है पो प्लस अन, तो इससे हमारा बनता है पवन। ठीक है, ओ और अ मिलता है तो व बन जाता है, यहाँ पे पवन बन जाता है, अयादि संधि होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में तालव्य व्यंजन छांटो। तालव्य व्यंजन जो हमारे जो मुंह में जीभ के ऊपर वाला भाग होता है उसको तालव्य तालु कहते हैं। ठीक है,
च छ ज झ, प फ ब भ, त थ द ध, ट ठ ड ढ। अब देखो जो प फ ब भ ये है ओष्ठ व्यंजन, क्योंकि प फ बोलने में क्या हो रहा है, हमारे होंठ आपस में मिल रहे हैं। ट ठ बोलने में हमारी जीभ मुड़ रही है, तो मतलब मूर्धन्य व्यंजन। अब त थ द ध में क्या हो रहा है, हमारे दांतों से ये दंत व्यंजन है, कि दांतों से हमारी जीभ टकरा रही है, ठीक है, दंत व्यंजन। अब बचा है हमारे पास चौ छ जो जो, चौ छ जो जो बोलने में हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालू से टकरा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ इसका राइट आंसर होगा। अब है किताब कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी। तो लैटिन और अंग्रेजी तो नहीं हो सकता। अब अरबी और फारसी में आपको याद रखना था कि ये अरबी का है, अरबी का ये शब्द होता है किताब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अघोष छांटो, ब म क श। तो इसमें राइट आंसर है श, ठीक है। श जो होता है वो अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन में होते हैं जिसमें हमारे मुंह से कंपन नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आदिकाल को आदिकाल किसके द्वारा कहा गया, मतलब जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको आदिकाल किसने पुकारा था सबसे पहले। तो रामचंद्र शुक्ल, मैथिली चरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भूषण। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर है। और अगर हमसे ऐसे पूछा होता कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, ठीक है, वीर गाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण का प्रयास किसने किया। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण का प्रयास किसने किया, इसका राइट आंसर देखिए, गार्गदत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है, दिनकर, जयानक, मीराबाई, चंद्रबदाई। इसका राइट आंसर होगा जयानक ने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। और अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो, ये लूसेंट में भी है आपके, पृथ्वीराज रासो, तो ये रचना करी थी चंद्रबदाई ने, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता तो आपका राइट आंसर होता चंद्रबदाई। क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्धों की भाषा कौन सी थी, सिद्धुकड़ी, अवधी, संध्या, ब्रजभाषा। तो इसका राइट आंसर होगा संध्या थी सिद्धों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 है नाथ लोग किसकी पूजा करते थे, शिव की, विष्णु की, गंगा की, लक्ष्मी की। तो नाथ मीन्स है शिव, ये लोग शिव की पूजा करते थे। अब है रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है, रामचरितमानस किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। अब बताना है इसका रस जो है प्रधान रस कौन सा है, शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस या प्रेम रस। तो इसका राइट आंसर होगा शांत रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है मीरा के गुरु का नाम क्या था। तो मीरा के गुरु का नाम बल्लवाचार्य, रैदास, रामानंद, पाणिनि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैदास या रविदास। अब है क्वेश्चन नंबर 15 आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं, घीसू और माधव, कफन, बुढ़िया काकी, गोदान, प्रेमाश्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कफन कहानी के ये लोग पात्र हैं, घीसू और माधव। क्वेश्चन नंबर 17 है बिहारी किस प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रीतिसिद्ध कवि हैं बिहारी जी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी या फिर प्रेमचंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 19 है ताड़ सप्तक में कवियों की संख्या कितनी थी, 7, 8, 5, 9।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? अगस्त मुनि, स्वयंभू, वाल्मीकि या भरत मुनि? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? 545, 342, 343 या 443? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवनागरी लिपि का प्रयोग कब शुरू हुआ? 5 से 7वीं सदी में, 6 से 7वीं सदी में, 10 से 12वीं सदी में या 8 से 9वीं सदी में? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 8 से 9वीं सदी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दही के लिए उपयुक्त लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। दही कौन सा होता है? पुल्लिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तरु, ऑप्शन है तरु, तड़ाग, वृक्ष, द्रुम। तो ये तीनों ही पेड़ के पर्यायवाची हैं, तरु, वृक्ष और द्रुम। और तड़ाग जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा तड़ाग, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्वाचीन किसका विलोम शब्द है? अर्वाचीन नवीन का, आधुनिक, प्राचीन या फिर नूतन? अर्वाचीन का मतलब होता है प्राचीन का विलोम। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। 26 देखिए, जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो। ऐसी स्त्री का हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाले लेसन से ये आया है। आगत पतिका, आगतस्य पतिका, नारी परिपतिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगत पतिका। अब है लास्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द चुने। इन सब में से हमें चुनने हैं तत्सम शब्द। पेड़, छेद, विवाह या फिर बारात? तो आपको इनमें से कौन सा संस्कृत का शब्द लग रहा है? पेड़ हिंदी का है, छेद भी हिंदी का है, बारात भी हिंदी का है, किंतु जो विवाह है वो हमारा संस्कृत में भी विवाह को विवाह ही बोलते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द ये होगा विवाह। इसका राइट आंसर विवाह होगा। अब देखिए ये थे वो क्वेश्चन जो मुझे याद आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है तो मेरे ध्यान में जितने थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो और उसके आंसर भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी का आंसर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।